नमस्कार, मतों का मंथन में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतों का मंथन। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम चर्चा करेंगे कि 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में बिहार की 5 सीटों यानी अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल और झंझारपुर में किनके बीच कैसी टक्कर है, कैसा मुकाबला है। साथ ही जानेंगे कि यहां जीत हार के क्या इतिहास और क्या समीकरण रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको 5 लोकसभा सीटों की पूरी दिशा और दशा से वाकिफ करा सके। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम इनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक रजनीश भारद्वाज जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभय कुमार भी मौजूद हैं, आपका स्वागत है। साथ ही पटना स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है संजय जी। इसके अलावा हमारे साथ पटना से मृत्युंजय कुमार, हमारे सहरसा में बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम मतों का मंथन। एक एक करके सीटों को समझने की कोशिश करते हैं। मधेपुरा लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय चुनावी संग्राम की जमीन पूरी तरह तैयार है। मैदान में एनडीए से प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव, आरजेडी से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव और जन अधिकार पार्टी से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनावी जंग में है। यहां 1998 से 2014 के बीच हुए 6 लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार ही एक दूसरे को शिकस्त देते रहे हैं। जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार सभा कर चुके हैं। वहीं पप्पू यादव पैदल और बाइक से हर गांव में जाकर मतदाताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। यह सीट आरजेडी का गढ़ भी रहा है। खुद लालू प्रसाद यहां से 1998 और 2004 में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा, सोनवर्षा, महिषी, 3 सीटों पर जेडीयू और 3 सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं। इस तरह से यहां दोनों की ताकत लगभग बराबर नजर आ रही है। यहां एक ही जाति के सांसद बनते रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा में 1967 में पहली बार हुए चुनाव के बाद से अब तक 15 चुनावों में सर्वाधिक 4 बार शरद यादव जीते हैं। इनके समर्थन में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी भी सभा कर चुके हैं। इस बार इनको आरजेडी के एम-वाई समीकरण का लाभ भी मिल सकता है, ऐसी ये संभावना जता रहे हैं। मधेपुरा सीट पर इस बार कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां यादव और गैर यादव मतों का ध्रुवीकरण होता रहा है। यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी के आधार रहे हैं। पप्पू यादव इस समीकरण को ध्वस्त करने में लगे हैं। 2014 में पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर ही लड़े थे। इस बार इनको कांग्रेस से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो ये अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए ठान लिया इन्होंने। पप्पू यादव पूर्णिया से भी सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर 2004 के उपचुनाव में भी जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव को 56,209 मतों से पराजित भी किया था। अब एनडीए की यदि बात करें तो यहां से दिनेश चंद्र यादव उम्मीदवार हैं। 3 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे दिनेश चंद्र यादव को एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। दिनेश चंद्र यादव 2009 में खगड़िया से सांसद रहे थे, लेकिन अब ये खगड़िया छोड़कर मधेपुरा आ गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों यादव बहुल क्षेत्र है। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो जेडीयू के शरद यादव को 3,70,385 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के रविंद्र चरण यादव को 1,92,964 वोट मिले थे। जेडीयू को 48.99% वोट मिले थे, तो रविंद्र चरण यादव को महज 25.51% वोट मिले थे। जबकि 2014 में पप्पू यादव को 3,68,937 वोट प्राप्त हुए थे। जेडीयू के शरद यादव को 3,12,728 वोट मिले थे।
हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, समझते हैं मधेपुरा को। पहले रजीश जी, क्या लगता है आपको कि मधेपुरा कहां पर जाकर दिख रहा है? क्योंकि वहां ट्रायंगुलर फाइट बहुत साफ साफ नजर आ रहा है, उसमें अभी ये कहना बहुत मुश्किल है किसका पल्ला कितना भारी है। मधेपुरा में जिन 6 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किया आपने, उसमें 3-3 का बंटवारा है जी। वैसे ये जो 3 जेडीयू के सीट हैं, ये महागठबंधन के तहत जो चुनाव लड़े गए उसके प्रभाव में आए थे। बहरहाल आज के समय में मुझको ये लगता है कि यदि शरद यादव जी का मर्जर नहीं हुआ रहता आरजेडी में जी, तो आज पप्पू यादव जी वहां के एक काफी बड़े चैलेंजर होकर सामने आए होते। लेकिन चूंकि अब ये भी उनके साथी हैं, आरजेडी के सदस्य के रूप में शरद यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अभी ये फिर भी थोड़ा बहुत संभव है कि पप्पू यादव जी प्रभावित करें। मैं तो अभी भी शंका में हूं कि हो सकता है कि वही 22 तारीख तक ये डिक्लेयर कर दें, लोगों को अपने कह दें कि भाई आप अपने पसंद का मतदान कीजिए या नहीं, पप्पू यादव के मिजाज को देखकर लगता तो नहीं है। नहीं, पप्पू यादव की जो प्रवृत्ति है जी, और जिस तरीके के जुझारू आदमी रहे हैं, ये लगता नहीं है। लेकिन उसके साथ ही राजनीति में उनकी काफी अच्छी समझ रही है और काफी अच्छा उन्होंने अपना संघर्ष किया हुआ है, इसलिए संभव है कि और अगर ये नहीं होता है, पप्पू यादव की पूरी शक्ति से चुनाव लड़ते हैं और वो प्रभावी होती है उनकी शक्ति, तो इसका मतलब है कि आरजेडी के लिए एक समस्या है, बड़ी समस्या जी। अभय जी, क्या आपका समीकरण कहता है, क्या सेफोलॉजिस्ट के तरीके से एकदम समझना चाहें तो समीकरण तो वहां साफ साफ नजर आ रहा है, जिसके पक्ष में वो समीकरण जाएगा वो कामयाब होगा। ये देखिए संजय जी, अगर हम बात करें इस सीट पर तो यादव बाहुल सीट है, लेकिन ऐसा नहीं कि यादव ही सिर्फ यहाँ के वोटर्स है, यादव के अलावा अन्य भी है। अगर हम वहां से बाहर निकल करके देखें तो अगर हम जेडीयू, बिग जेडीयू जैसे जेडीयू के कैंडिडेट को जो वहां अपर वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसको यादव का एक सेक्शन के साथ साथ जेडीयू को अपर वर्ग का वोट मिलेगा और माइनॉरिटी वहां लगभग 1.5 से 2 लाख मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे याद आ रहा है कि 1.5 से 2 लाख वहां माइनॉरिटी वोटर्स है, उनका पहला रुझान होगा शरद यादव की तरफ। तो देखना पड़ेगा कि मैं अगर अंत में हम दोनों को फाइट करें, लेकिन पप्पू यादव का ये अपना एक मास बेस रहा है। पप्पू यादव वहां कई एक बार चुनाव लड़े हैं, 1-2 दफे उन्होंने चुनाव भी जीते हैं, तो इसलिए उनको भी हम खारिज नहीं कर सकते। तो ट्रायंगुलर फाइट होगा, लेकिन जो प्लस वोट होगा यादव वोट के अगर हम बाहर निकल करके बात करें तो उच्च वर्ग का जहां रहेगा ओरिएंटेशन रहेगा टुवार्ड्स जेडीयू, वहीं पर माइनॉरिटी वर्ग का रहेगा टुवार्ड्स, ऐसा लगता है। जी। तो इस कारण को मैंने अभी कुछ भी खुल करके कहा, जल्दीबाजी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है, आपका विश्लेषक मन क्या कहता है मधेपुरा को ध्यान में रखते हुए? नहीं, पप्पू यादव एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे वहां, और चूंकि पप्पू यादव ग्रासरूट से जुड़े हुए हैं और पप्पू यादव का इंडिविजुअल रिलेशनशिप एक है वहां, और इसी की वो दुहाई भी दे रहे हैं। जब भी वो मतदाताओं के पास जा रहे हैं, वो व्यक्तिगत रिश्तों की बात वो कर रहे हैं कि भाई लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो आपके बीच में ही रहना है, मुझे तो आपके लिए ही काम करनी है। अब इस इमोशन का लाभ कितना पप्पू यादव को मिलेगा, क्योंकि वो सिटिंग एमपी हैं, वो पप्पू यादव पर निर्भर करता है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि शरद यादव को लालू जी ने साफ कहा कि अगर लड़ना होगा तो आप आरजेडी के सिंबल पर लड़िए, लालटेन पर आप लड़िए, आपकी पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी को हम चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं करेंगे, और शरद यादव मान गए। तो इसका मतलब है कि लालू जी को भी यह लग रहा था कि अगर ये अपनी पार्टी से लड़ेंगे तो हो सकता है कि जो यादवों का वोट है जो पोलराइज्ड होता है आरजेडी के तरफ, उस पोलराइजेशन में कोई कमी हो, और शरद यादव भी इस बात को समझ करके वो लड़ने चले गए। लेकिन जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा है जेडीयू और आरजेडी में जो जीत हार होते रहती है, तो अब जेडीयू के पक्ष में कितना गोलबंदी हो पाती है, चाहे वो गोलबंदी जो, चूंकि उनके कैंडिडेट यादव हैं इसलिए यादवों का वोट तो उनको मिलेगा, कम मिले अधिक मिले, लेकिन जो कह रहे थे कि जो अगड़े वर्ग हैं या जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो जेडीयू के नेचुरल वोटर रहे हैं, अति पिछड़ा है, अगर उनकी गोलबंदी होती है तो खेल का परिणाम कुछ और दिख सकता है। ठीक है। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है, क्या इनपुट आ रहा है आपके पास मधेपुरा को लेकर, कितना संघर्ष है किसके बीच?
देखिए, बहुत सही कहा आपने। सबसे जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, एक सबसे बड़ी जो हमने बात देखी कि मधेपुरा के अंदर एक मुनिया समीकरण, आप शायद ये नाम पहली बार सुन रहे हो। मुनिया समीकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसहर और यादव और फिर निषाद, ये दो निषाद और ये जो मुसहर जाति, ये जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की वजह से ये जुड़े हैं। तो क्या ये वोटर इस इलाके में हैं? ये कितना बड़ा फैक्टर होते हैं और कितना फायदा शरद यादव को दिला पाते हैं? क्योंकि देखिए, पप्पू यादव का एक अपना इमेज है। इमेज इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब दिल्ली में भी रहते हैं तो लोगों के इलाज, और मधेपुरा से जब लोग जाते हैं उनका इलाज कराना, उनका देखभाल करना, तो थोड़ा सा एक दिली संबंध उनका बना हुआ है। तो उनको इग्नोर करके चलना मुझे लगता है टीढ़ी खीर होगा। और चूंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि आपको बताऊं कि बगल में उनकी पत्नी सुपौल से चुनाव लड़ रही है और वहां एक आरजेडी का एक नेता दिनेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। खबर है कि आरजेडी को भीतर से उसको समर्थन है कि पप्पू यादव ने चूंकि नामांकन वापस नहीं लिया यहां से, इसलिए दिनेश यादव वहां खड़े रहेंगे। और आप देखो, आज राहुल की सभा हुई, उसमें वहां सुपौल के मामले में जानेंगे। यहाँ तेजस्वी नहीं पहुंचे हैं, बात आप सही कह रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपके पास आता हूं। जैसे मैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी सीमांचल से मिथिलांचल की ओर चलते हैं, जरा वहां को भी समझ लेते हैं एक बार। 1972 में नए परिसीमन के बाद झंझारपुर लोकसभा सीट का गठन हुआ। इस सीट पर अब तक हुए 11 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर सकी। 1984 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में यहां कांग्रेस का खाता खुला और गौरीशंकर राजहंस लोकदल के धनिक लाल बड्डल को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। यहां से बीजेपी के सांसद हैं वीरेंद्र कुमार चौधरी। ये इलाका आरजेडी और जेडीयू के नेता रहे देवेंद्र प्रसाद यादव का भी गढ़ रहा है। ये 5 बार यहां से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बने हैं। 2014 में पहली बार यहां से बीजेपी को जीत मिली थी। यहां जगन्नाथ मिश्र, श्यामनंदन मिश्र, भोगेंद्र झा, धनिक लाल मंडल, गौरीशंकर राजहंस सक्रिय रहे, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, पिछड़ेपन से इलाके को निजात नहीं मिली है। यहां वोटरों की संख्या 1,42,000 के पास है। यहां भी विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां जेडीयू 3, आरजेडी 2 और 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार यहां जेडीयू से रामप्रीत मंडल है तो आरजेडी से गुलाब यादव मैदान में है। इस बार यहां जेडीयू से रामप्रीत मंडल हैं। ये समता पार्टी के संस्थापकों में से हैं। इन्होंने टिकट मिलने पर कहा कि नीतीश कुमार ने पिछड़ों का सम्मान किया है। 64 वर्षीय रामप्रीत मंडल जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए सक्रिय नेता रहे हैं। महागठबंधन से ये आरजेडी के गुलाब यादव मैदान में है। ये झंझारपुर से ही विधायक है। इनका एक बयान विवादित हुआ था। इन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर किसी डीएम बीडीओ का तबादला कर सकते हैं। बाद में इन्होंने सफाई दी थी। यदि यहां पिछले लोकसभा चुनाव में की बात करें तो वहां वीरेंद्र चौधरी को 3,35,481 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के मंगलीलाल मंडल को 2,80,073 वोट मिले थे। जेडीयू के देवेंद्र प्रसाद यादव को 1,83,598 वोट प्राप्त हुए थे। सांसद वीरेंद्र चौधरी की संसद में उपस्थिति 97% है। अपनी सांसद निधि से इन्होंने 87% फंड भी खर्च किया, लेकिन बीजेपी ने यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी है। अब ये रजनीश जी, ये जो तस्वीर है झंझारपुर की, यहां हालांकि यहां भी ट्रायंगुलर फाइट देखने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि देवेंद्र यादव का भी अपना एक गढ़ रहा है। गुलाब यादव आरजेडी से, रामप्रीत मंडल जेडीयू से है। क्या कहेंगे? यहाँ जैसे हम लोग मधेपुरा की भी एक बात कर रहे थे, वहां काफी 17% के करीब दलित मत हैं। उसी तरह से यहाँ भी 14% के करीब दलित मत है। बिल्कुल, झंझारपुर में। बिल्कुल। तो ये जो एक संघर्ष है, ये ट्रेडिशनली मैंने यादव बहुल क्षेत्र या उनके प्रतिनिधि वहां से आते रहे हैं, उनका जो ट्रेडिशनल अपना जो वोट है माई कॉम्बिनेशन का, मैं इस बार जो बिहार में देख रहा हूं वो सामान्य व्यवहार यही है कि ये जो माई कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा महागठबंधन से बाहर खिसकता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों को ज्यादा आश्रित होना पड़ रहा है दूसरे मत, और कुछ जो यादव मत आ सके। मैं तो मेरी चर्चा जहां भी हो रही है, लोग कहीं भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि महागठबंधन से बाहर। ये दो जो समूह है, अब इस दो समूह के साथ इसमें निर्णायक हो जाएंगे दलित मत, जो कि यहां भी तकरीबन 14% है। तो अब 14% दलितों को किस तरफ खींच लिया जाता है या उसका कितना मत किस तरफ आ जाता है,
मैंने एक पहले के कार्यक्रम में कभी कभी कहा भी था कि बड़ी खरीद फरोख्त होती है इस समाज में, तो अगर उसका भी कुछ प्रभाव पड़ जाए तो यहाँ के फैसलों पर देख सकते हैं। यहाँ के फैसले कोई लगातार होने वाले डिसीजंस नहीं है। परंपरा उस तरह से नहीं रही है। जी, परंपरा उस तरह से नहीं रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। ये भी एक फैक्टर है, जहां झंझारपुर की यदि हम बात करें, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का गढ़ रहा है वो, और समय समय पर हर कोई जीतता रहा और हर कोई हारते भी रहे। नहीं, ठीक है, लेकिन इस बार जो है, चूंकि ये 5 जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोसी अंचल है, मिथिलांचल है और सीमांचल है। तो ये मिथिलांचल का ये झंझारपुर गढ़ है। और अभी आप देखे होंगे कि एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि मगनी लाल मंडल जो आरजेडी में थे वो जेडीयू में चले गए। तो मंडल का तो एक अपना है ही कॉम्बिनेशन, पिछड़ा अति पिछड़ा का तो है ही। झंझारपुर में एक ब्राह्मण मतदाताओं का जो मत है वह भी बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और वह भी चीजों को तय करते हैं कि वह किस तरफ आपके पक्ष में गोलबंद होते हैं, आपके विपक्ष में गोलबंद होते हैं। तो अगर ये अति पिछड़ा ब्राह्मण मतदाताओं का अगर मंडल के साथ अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है तो परिणाम कुछ और आएंगे। बिल्कुल। अगर उनका पोलराइजेशन नहीं होता है, अति पिछड़ा का माई समीकरण के साथ वो चले जाते हैं तो परिणाम महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। तो चीजें अभी वहां, लेकिन हां यह है कि यहां पर 2 लोगों के बीच में टक्कर है, सीधे सीधे है, आमने सामने है। और जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो बड़ा निर्णायक फैसला होता है। लेकिन देवेंद्र प्रसाद यादव को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, बेशक वो वोट काटने की स्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन उनका वोट काटना किसी के लिए हार का कारण भी हो सकता है। इससे पहले सुपौल के 3 तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, किशनपुर और सुपौल सहरसा लोकसभा क्षेत्र में, जबकि छातापुर त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र अररिया लोकसभा में शामिल थे। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में शामिल था। सुपौल लोकसभा क्षेत्र से एक विथक जुड़ा हुआ है। कहा यह भी जाता रहा है कि यहां से जो सांसद जीतते हैं उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनती है। 2009 में जेडीयू के विश्व मोहन कुमार जीते तो केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई। 2014 में कांग्रेस की रंजीत रंजन जीती तो केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई। हालांकि एक संयोग भी हो सकता है। अब देखना यह है कि इस बार यह विथक टूटता है या नहीं। 2004 में सहरसा लोकसभा से रंजीत रंजन एलजेपी की टिकट से चुनाव जीती थी। सुपौल से एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर रंजीत रंजन मैदान में है। रंजीत रंजन ने मोदी लहर में जीत हासिल की थी। यहां हालत यह थी कि बीजेपी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था, दूसरे स्थान पर जेडीयू था। दिलेश्वर कामत मोदी लहर के बावजूद रंजीत रंजन को 2014 में कड़ी टक्कर देने में सफल रहे और बीजेपी को तीसरे स्थान पर उन्हें ढकेल दिया। इस बार जेडीयू ने इस पर फिर से दांव खेला है। स्वतंत्र लोकसभा क्षेत्र बनने से ठीक पहले 2008 में जिले का लगभग आधा से अधिक भाग कुशहा त्रासदी की मार झेल रहा था। 2009 में चुनाव हुए तो एनडीए के विश्व मोहन कुमार जीते। इन्होंने कांग्रेस की रंजीत रंजन को 1.5 लाख मतों से हराया था। आरजेडी एलजेपी के उम्मीदवार सूर्य नारायण यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2014 में जब पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी की लहर थी तब यहां कांग्रेस की रंजीत रंजन जीत गई। यहां नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का भी कोई खास असर नहीं दिखा। एनडीए की ओर से जेडीयू को यहां सीट मिली है और पार्टी ने दिलेश्वर कामत को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रंजीत रंजन फिर यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और अब बात यदि अररिया की करें तो वहां पर भी दिलचस्प मामला है। अररिया लोकसभा सीट पर 3 बार बीजेपी तो 3 बार आरजेडी को जीत मिली है। 1991 से 2018 के उपचुनाव तक बीजेपी यहां 7 बार चुनाव लड़ चुकी है। आरजेडी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। यहां से बीजेपी कभी बड़े अंतर से नहीं जीत पाई। पहली बार 1998 में बीजेपी के रामजी दास ऋषिदेव आरजेडी की गीता देवी से 5% के अंतर से जीते थे। दूसरी बार 2004 में बीजेपी के सुखदेव पासवान करीब 4% के मत के अंतर से जीते, जबकि तीसरी बार बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह करीब 3.1% के मत के अंतर से जीते। 1999 में बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से था। इस समय बीजेपी को आरजेडी ने मात्र 2169 मतों से हराया था। बीजेपी जेडीयू के लंबे गठबंधन में टूट का नतीजा 2014 में सामने आया था। तब जेडीयू ने इसे त्रिकोणीय बना दिया था। गठबंधन की राजनीति शुरू होने के बाद पहली बार इस चुनाव में बीजेपी और आरजेडी की जीत हार का अंतर 15% था। 2018 में बीजेपी और जेडीयू फिर साथ हुए और बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से हुआ। इसमें केवल 3.5% के अंतर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं कारणों से बीजेपी को लगता है कि अररिया में उनके लिए संभावनाएं
बनी हुई है। 2014 और 2018 में लगातार आरजेडी को जीत मिली है। अररिया में 2014 में आरजेडी ने भारी मतों से बीजेपी को हराया था। फिर 2018 में सरफराज आलम पिता तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद मैदान में उतरे तो उन्होंने प्रदीप कुमार सिंह को 60,000 वोटों से हराया। अब ये फिर से आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। प्रदीप कुमार सिंह यहां बीजेपी से उम्मीदवार हैं। ये 2009 में यहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2014 और 2018 में आरजेडी से हार चुके थे। बीजेपी ने फिर से एक बार इन पर भरोसा किया है। बीजेपी को लगता है कि उसकी संभावनाएं यहां बनी हुई है। सीमांचल की एकमात्र सीट पर एनडीए से बीजेपी लड़ भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनाव प्रचार के लिए आज गए भी थे। हम आपको अररिया में सन 2014 और लोकसभा उपचुनाव 2018 के नतीजे बता रहे हैं। 2014 में तस्लीमुद्दीन ने भारी अंतर से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को हरा दिया था, तो वहीं तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद हुए उपचुनाव में आरजेडी ने बीजेपी को 60,000 मतों से हराया था। इस बार फिर से यहां आरजेडी के सरफराज आलम उम्मीदवार है। तो मृत्युंजय, ये तस्वीर निकल के आ रही है। सुपौल का जिक्र जब आता है तो वहां पर लगता है कांग्रेस और आरजेडी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश यादव खड़े हैं, जिसका माना जाता है कि समर्थन आरजेडी का है। और इसलिए राहुल गांधी जब रैली करने गए तो तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। अररिया में आज प्रधानमंत्री थे फारबिसगंज में, वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। बीजेपी को लगता है कि वहां संभावनाएं बनी हुई है। क्या कहता है आपका इनपुट? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी रंजीत रंजन को करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिनेश यादव जो कि आरजेडी के जिलाध्यक्ष रहे थे, हालांकि पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं और बाजाबते खबर यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं का बर्दाश्त अंदर ही अंदर उन्हें प्राप्त है। अब इस लिहाज से और बाजाबते उनके समर्थक इस बात को कह भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चूंकि बगल में पप्पू यादव नहीं हटे तो भला ये हमारा प्रत्याशी क्यों हटे। और यही कारण है कि अब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मंच साझा नहीं किए हैं। खास करके सुपौल को लेकर के कांग्रेस काफी गंभीर है कि किसी भी सूरत में इस सीट को जीतना है। यही कारण है कि राहुल गांधी की आज रैली हुई, लेकिन विडंबना कि तेजस्वी यादव उसमें नहीं थे, लेकिन हाँ में जीतन राम मांझी उसमें शामिल हुए, तो इस पे भी काफी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि रंजीत रंजन के लिए थोड़ी राहें मुश्किल सी लग रही है, क्योंकि आप अगर दोनों वोटों को जोड़ लेते हैं पिछले बार के, आप ही अभी बता रहे थे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट आए और जेडीयू को इतने आए, तो दिलेश्वर कामत के वोट के और इस वोट को अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक है कि रंजीत रंजन पर यह वोट का प्रतिशत ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक है कि रंजीत रंजन के लिए राह आसान नहीं हो। यदि हम अररिया की बात करें रजनीश जी, तो वहां पर आमने सामने की फाइट है आरजेडी और बीजेपी, और पलड़ा भारी नजर आता है आरजेडी का। बीजेपी का भी पलड़ा भारी नजर आता रहा है अतीत में। वहां तो वही है जो तस्लीमुद्दीन जी का। और एक बात होती है कि एक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन में कैसी उसकी छवि होती है। तस्लीमुद्दीन या उनके परिवार की छवि काफी सिक्योर रही है, और प्लस वो उनकी दबंगता है, एक राजनीतिक दबंगता। वो लाठी और गुंडागर्दी वाली दबंगता उनकी कम रही है, लेकिन राजनीतिक दबंगता रही, उसका प्रभाव उस क्षेत्र में है। और वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां 15% के आसपास दलित हैं। बिल्कुल। अभी उस पूरे क्षेत्र में जो हम लोग कोशी बेल्ट देख रहे हैं, सीमांचल देख रहे हैं, वहां से मिथिलांचल तक आएंगे, इन सभी क्षेत्रों में दलित मत एक प्रभावी और निर्णायक हो सकते हैं कि हर जगह 10 से 11% से ज्यादा है, कहीं 15, कहीं 16%। तो वही चीज वहां भी है, खगड़िया में भी, खगड़िया में भी है, अररिया में है, अररिया में है। तो अब उसके हिसाब से देखते हैं तो इनकी स्थिति तो बेहतर लग रही है, पुराना रिकॉर्ड भी है इन लोगों का। डॉक्टर संजय कुमार, अररिया और सुपौल क्या कहता है? नहीं, सुपौल में तो टफ है रंजीता रंजन जी के लिए, चूंकि है क्या कि जब वहां के जिलाध्यक्ष खड़े हैं तो वो तो कुछ करेंगे। अगर पप्पू यादव विड्रॉ नहीं करते हैं, जिसकी संभावना अब नहीं लगती है, तो नहीं लगता है कि रंजीता रंजन जी के पक्ष में ये यादव मतदाताओं की गोलबंदी हो पाएगी। वो अपने तरीके से इंटरनल फरमान भी आरजेडी जारी कर सकती है और परिणाम कुछ और भी हो सकता है। और मंच का साझा नहीं करना ये बात को तो साबित करता है। और ये अपने आप में दूसरी तरफ जो कामत जी हैं, ठीक बात है कि बीजेपी की ताकत जब उनके साथ लगेगी तो वो ज्यादा प्रभावी कर पाएंगे और परिणाम कुछ और हो सकता है। अररिया के बारे में मैं बता दूं कि 12 लोकसभा का चुनाव जो उधर हो रहा है, मिथिलांचल में, कोशी में और ये सीमांचल में, मात्र एक सीट पर भाजपा लड़ रही है और भाजपा पूरी ऊर्जा अपनी लगा देगी अररिया में। और उसी के तहत फारबिसगंज गए भी हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी भी मंच शेयर कर रहे हैं। तो अपने मतदाताओं को भी वो एक मैसेज देने का काम करेंगे कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में आप सफल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनौती हजार है लेकिन बीजेपी की क्या दांव एक सीट पर है, वो है अररिया। अभय जी, मैं आपसे तीनों सीटों का समय लूंगा, जरा मैं खगड़िया को ही बता दूं जरा सा। खगड़िया में जारी सियासी घमासान के बीच बड़ा सवाल यह है कि यहां यादवों का वोट किसको मिलेगा, क्योंकि दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से लड़ रहे हैं तो कृष्णा कुमारी यादव चुनावी मैदान में है ही नहीं। यादव मतों के बिखराव के कारण एलजेपी के महबूब अली कैसर की यहां आसान जीत हो गई थी। महागठबंधन सीट वीआईपी के कोटे में जाने के कारण खगड़िया सीट बाहुबलीपुर विधायक रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा कुमारी यादव और उनके समर्थक खामोश हैं। खगड़िया के इतिहास में यह पहली बार है जब यहां कोई यादव प्रत्याशी ही नहीं है। यही कारण है कि यादवों को अपनी ओर खींचने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार एक दूसरे पर डोरे डाल रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भुलाकर और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव इस बार एलजेपी प्रत्याशी चौधरी महबूब अली कैसर के पक्ष में चुनावी सभा भी कर चुके हैं, जबकि ये दोनों कई बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आमने सामने हो चुके हैं। 2014 में यहां से एलजेपी को जीत मिली। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि यादव मतों के बिखराव के कारण एलजेपी के महबूब अली कैसर की यहां आसान जीत हो गई थी। महबूब अली कैसर फिर टिकट लेने में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और सिमरी बख्तियारपुर से विधायक भी बने। ये बिहार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने एलजेपी ज्वाइन कर लिया था। खगड़िया की महागठबंधन से वीआईपी को टिकट मिला है। यहां से सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी। इन्होंने ही विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया और चाय पर चर्चा की तर्ज पर ये माछ पर चर्चा करते हैं, यानी मछली पर। ये वोट टू बोट टैग देते हैं। पिछली बार ये 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक थे। इनको अपने खेमे में करने के लिए यूपीए एनडीए दोनों ने जोर लगाई थी। सफलता यूपीए को मिली। तो अब यदि हम आपसे जानना चाहिए तीनों सीटों के बारे में, सुपौल, खगड़िया और अररिया, संक्षेप में तो क्या कहता है? ये देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर वोटों का ट्रांसलेशन होता है। मतलब कि जेडीयू और बीजेपी जब अलग अलग लड़ी थी, फिर जब बाद में एक साथ जब लड़ती है तो लगभग वोट का मतलब जो पोलराइजेशन होता है दोनों पार्टियों के बीच मैक्सिमम लेवल पर होता है। तो एक तो ये बात हुई। और जहां तक आपने वीआईपी वाली जो खगड़िया सीट की बात की, तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनसे जो समझा था तो उनका ये था कि वहां पर मल्लाह लोग की अच्छी खासी संख्या है और उनको पता है कि हम चूंकि महागठबंधन से तो यादव हमको मत आएगा, तो उनका यादव प्लस महागठबंधन का ही बेस वोट के आधार पर वहां से चुनाव लड़ने का प्रयास लड़ रहे हैं। जी मृत्युंजय, क्या कहता है खगड़िया, क्योंकि एलजेपी और वीआईपी आमने सामने है? देखिए, अब ये तो यहाँ लिटमस टेस्ट होगा मुकेश सहनी का और दूसरा हम पार्टी के जीतन राम मांझी का। मैंने एक फार्मूला बताया था कि मुनिया यानी कि मुसहर, यादव और निषाद, अगर ये तीनों, निषाद और मुसहर, क्योंकि मुसहरों की संख्या भी काफी संख्या में है वहां, और अगर उनका वोट अगर मिल जाता है निषाद पार्टी के मुकेश सहनी को और निषादों का वोट तो शायद मिल जाए, तो अगर इतना हो जाता है तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति खराब नहीं हो सकती और मुसलमान अगर उनके साथ जुड़ जाए, यादव जुड़ जाए, लेकिन उनके साथ शुक्रिया मृत्युंजय, समय की पाबंदी से रोक रहा हूं आपको, पर विश्लेषण का ये दौर फिलहाल यही रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर संजय कुमार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। अभय आपका बहुत धन्यवाद। रजनीश जी आपका। मतों के मंथन में बिहार के तीसरे चरण को यदि समझ रहे हैं हम, तो विश्वासवान या किसी के लिए भी आसान मुकाबला नहीं है। जीत हार का अंतर कम भी हो सकता है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति के इस दौर में तीसरा फैक्टर दलित जो है वो काफी निर्णायक भूमिका में है। जिसके पक्ष में वो पूरा मत जाएगा उसका पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है, कई सीटों का ये समीकरण कहता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।